तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक हम लोगों को देखने हैं, मतलब जो चैप्टर्स हैं, वो तो आपको असाइनमेंट के ऊपर लिख ही दिए गए हैं, देख ही लिया होगा अगर मन किया होगा तो। नहीं देखा तो अच्छी बात। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चाहे आप 2021 का, 22 का, 23 का कोई भी पेपर उठाकर देख लो, 10 क्वेश्चंस इसमें से आने हैं, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यही पहले पढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, लेकिन ये समझ में नहीं आता। अगर पहले हम पढ़ाना शुरू भी कर देते तो भी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम, सर्किट्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब कुछ आना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वेक्टर, कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और खासकर वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और कैसे हम लोग डायरेक्शन वहां पर निकालते थे, कैसे अपना हाथ सेट करते थे, वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब होंगी तब तुम ये समझ पाओगे कि ये चैप्टर में हम कैसे आगे बढ़े, कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको पहले नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स में सिर्फ एक ही यूनिट ऐसी है जो कभी भी तुम्हें पढ़ाई जा सकती है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। बोगस यूनिट, बकवास इसीलिए वो कभी भी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जो है वो समझ में आ जाता है, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमेशा समझ में आएगा। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो ये सब चीजें जो है, ये हमें जो है सब कुछ चेन से बंधा हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। हर चीज को पढ़ने के लिए उसके पहले की जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। मैग्नेटिज्म ऐसे नहीं पढ़ सकते जब तक आपको मैकेनिक्स नहीं आ रहा, मतलब उसमें खासकर वेक्टर वगैरह, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, करंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि जैसे कुछ लोग जब नई नई यूनिट स्टार्ट होता है ना, तो वो नए नए लोग आ जाते हैं, 2-4, ठीक है, और फिर वो ये सोचते हैं अब यहां से हम अच्छे से पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम हो गई वो अलग बात है, लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो कुछ लोग आ जाते हैं, हर यूनिट में कुछ नए चेहरे आते हैं, ठीक है। फिर वो एक टर्न आते हैं और एक टर्न के बाद फिर भाग जाते हैं, उनको पता चल जाता है कोई होने वाला कुछ है नहीं। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहां से अब हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये खूब बढ़िया से समझ लेंगे, 10 क्वेश्चन पक्के, तो कुछ नहीं पक्का होने वाला, ठीक है। इसके लिए आपको पीछे की चीजें आनी चाहिए, तो उन चीजों के बिना ये हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पीछे की चीजें हैं वो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, कि हमें करंट के कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट और वेक्टर के कॉन्सेप्ट सब यहाँ पर अप्लाई कर। अब हम लोग बात करते हैं, जो सबसे पहला ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये चैप्टर बड़ा भी है और इसमें कंफ्यूजन होता है, और इसी में सबसे ज्यादा डायरेक्शन का काम होता है, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो बाकी आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें भी थोड़ा बहुत डायरेक्शन का रोल रहता है, ठीक है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे अल्टरनेटिंग करंट है या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो उन सब में इतना ज्यादा डायरेक्शन का कोई रोल नहीं आता। कहीं कहीं कोई कॉन्सेप्ट में आ गया तो आ गया, अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन ये चैप्टर है जहां पर डायरेक्शंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है, इसको अगर ऐसे रैंडमली आपको हम पढ़ाने लगे तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फार्मूले बहुत होते हैं, तो फार्मूले आपको सब याद ही करने पड़ेंगे। डेरिवेशंस कम है, डेरिवेशंस कहीं जगह पर होते भी हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा इसमें डेरिवेशंस हम लोग नहीं करें, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है हमारे लेवल में इस समय, ठीक है। जस्ट फार्मूले और उनके एप्लीकेशन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को अगर रैंडमली ऐसे हम पढ़ाने लगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस चैप्टर को हमने बांट दिया है 4 भागों में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में उन सेक्शंस को क्लियर करना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। जैसे कहीं पर क्वेश्चन है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, अब वो कंफ्यूजन हो गया, जबकि ये दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें पढ़ रहे हैं। तो वो चीजें सेक्शन वाइज अगर अपने माइंड में रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए इसको हमने 4 भागों में दिया है बांट। 4 पार्ट इसके जो है वो ये हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर में ये 4 टॉपिक हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, 3 एंड 4। अब ये टॉपिक में है क्या, अब जब आप ये अपने दिमाग में सेट कर लोगे कि ये 4 टॉपिक यहां पर हैं, तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे
तो आपके माइंड में वो चीज आएगी पहले। जैसे क्वेश्चन आ गया मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके दिमाग में आ गया कि कौन सा टॉपिक है, या करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉपिक आ गया दिमाग में। उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। मतलब जब टॉपिक क्लियर है तो उसके बारे में जो चीज बताएगी वो क्लियर। जैसे अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लिया हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कहा गया, उसको हमने 3 पार्ट में कराया था, तो जैसे अगर हम आपसे कहते हैं बेसिक डेफिनेशन, तो आपके दिमाग में वो स्टार्टिंग वाला टॉपिक आता है। अगर हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपके दिमाग में दूसरा वाला पार्ट आता है। नॉन यूनिफॉर्म तो तीसरा आ जाता है। फिर उसमें जो चीजें हैं वो दिमाग में आ जाती हैं कि क्या क्या उसमें हमने पढ़ा था। वैसे ही यहां पर रहेगा। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर को देखने जा रहे हैं इन 4 भागों में। पहला टॉपिक क्या है? मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड केसेस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज यहां पर मूव कर रहा है तो क्या होगा, और उससे रिलेटेड केसेस क्या हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस तरह से कुछ हम लोग यहां पर इमेजिन करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसीडर करते हैं, अभी कुछ बनाना आपको नहीं है, बस जस्ट समझना है कि टॉपिक में क्या है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इसमें कोई चार्ज यहां पर है और वो चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो ये मूव कर रहा है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये पहला चार्ज यहां, मतलब पहला केस हो गया टॉपिक 1 की मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड केसेस। तो दूसरे पार्ट में क्या है कि जैसे इस तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर रख दिया गया, तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कहां पर है हम, टॉपिक 2 पर, सेकंड टॉपिक पर। तो सेकंड टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था वो हमारे दिमाग में आना चाहिए, उसी का कुछ यूज होगा। फिर तीसरा पार्ट है यहां पर टॉपिक 3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड रिलेटेड केसेस, दैट इज बायो-सैवर्ट लॉ। तो अब तीसरे टॉपिक में वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर क्या होगी, थीटा एंगल पर, वो हमें यहां पर देखना है। ठीक है। और चौथे टॉपिक में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज एंड रिलेटेड केसेस। तो अगर कोई चार्ज यहां पर मूव कर रहा है तो इस चार्ज की वजह से, प्लस या माइनस कुछ भी है, आर डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया कि ये जो यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहां पर भी तो चार्ज मूव कर रहा है, तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है या अलग से मैग्नेटिक फील्ड? अलग से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई। तो क्या ये चार्ज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? करेगा ना। क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर जो है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं दिखाई गई है, इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं दिखाई गई, क्योंकि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं? फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि जब एक चार्ज मूव कर रहा है तो जब करंट चलती है तो उसमें तो बहुत सारे चार्ज मूव करते हैं, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो यहां हम क्या निकालने जा रहे हैं? फोर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि हम यहां जो फोर्स देख रहे हैं वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। तो हमने इस चार्ज की या इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि हमें पहले से पता है इलेक्ट्रोस्टैट से कि कोई भी चार्ज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी चार्ज अपनी फील्ड जनरेट करके अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। तो वैसे ही ये चार्ज अगर अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी करेगा तो उसका इफेक्ट इसके खुद के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी करेगा तो उस फील्ड का इसके अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसकी बात ही नहीं की जा रही। और अगर उसका इफेक्ट इसके खुद के ऊपर पड़ता तो ये टॉपिक हमें पहले पढ़ने पड़ते, क्योंकि पहले हमें समझना होता मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर हम इस केस को कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम पहले ये केस कर लेंगे और बाद में ये दोनों केस करेंगे। तो यहां पर समझ में आ गया ना कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रखी गई है, यहां पर भी, यहां पर भी। और ये क्या है? ये यहां पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम यहां पर निकालेंगे। तो क्लियर हो गया ना। तो अब ये टॉपिक आपके दिमाग में जब चारों रहेंगे
तो जैसे आ गया मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम तुरंत हैं कहां पर, टॉपिक फर्स्ट में। लेकिन अगर उसने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉपिक थर्ड आ गया बायो-सैवर्ट लॉ। मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ टॉपिक आ गया, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड टॉपिक आ गया। तो अगर हम टॉपिक वाइज क्लियर रहेंगे तो हमें फार्मूले 4 भागों में बटे हुए मिलेंगे, 4 पार्ट में बट गए फॉर्मूले। तो जब हम इस टॉपिक में पहुंच गए तो फिर हमारा दिमाग वहीं पर ढूंढेगा फॉर्मूला कि उस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन से हम लोग बच जाएंगे। तो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई, ये एक पॉइंट हो गया। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है टॉपिक फर्स्ट, ठीक है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड केसेस। तो यहां पर जो ये टॉपिक है पहला टॉपिक, तो इसमें हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज यहां पर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स का फॉर्मूला देखना है, फिर हमें उसकी डायरेक्शन वगैरह यहां पर समझनी है, क्या चीजें होंगी देखना है सब, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज Q इज गिवन बाय, जैसे आप देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई, तो अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हम उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन स्पेशली नहीं करेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड। आप सिंपली ऐसे सोचो कि वो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो समझ में आ जाएंगी सब। आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई चार्ज रखा होता है, तो अगर चार्ज है तो उसकी वजह से क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कोई एक्चुअल लाइंस तो थी नहीं, उसको जस्ट इमेजिन किया गया था इस चार्ज की, इस फील्ड की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताया गया था। वैसे ही आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई मैग्नेट हम रख दें, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो यहां से इस तरह से लाइंस निकलती हैं, तो वो लाइंस भी इमेजिनरी हैं, एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं। इसी फील्ड को जो मैग्नेट की वजह से यहां फील्ड जनरेट होती है उसी को हम नाम क्या दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो जाती है। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। अगर हम मैग्नेटिक लाइंस को ऐसे इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट दिखाते हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये लाइंस ऐसे मतलब इस तरह से दिखा दी जाए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। जहां पर मैग्नेटिक लाइंस क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पर दूर दूर होंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। सब कुछ वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चार्ज को यहां पर रखते हैं, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ा सा यहां पर लिख दिया गया है यूनिट वगैरह, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये सब यूनिट वगैरह हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, सिर्फ यही 2 यूनिट्स नहीं होती, तो और भी यूनिट, तो यूनिट एक जगह पर जब फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे ये अभी हम याद रखेंगे टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक्चुअल में आगे एक फॉर्मूला हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का पढ़ेंगे, F=I/B/L, ठीक है। तो वहां से अगर हम B देखें तो फोर्स F डिवाइडेड बाई IL हो जाएगा, तो इसी के बेसिस पर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वही यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा गया है, फोर्स ऑन चार्ज Q इज गिवन बाय, मतलब ये देखा गया कि जब कोई चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको एक फोर्स फील होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखते हैं, वहां मूव करना जरूरी नहीं, अगर कोई चार्ज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हो या रखा हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है F=Q/E। वैसे ही जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसको एक फोर्स फील होता है, और वो फोर्स हम लोग किस फॉर्मूले से देते हैं, यहां पर फोर्स ऑन चार्ज Q इज गिवन बाई F=QV×B। नोट करेंगे, F=QV×B। अगर हम वेक्टर फॉर्म में चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो Q को साइन के साथ रखते हैं, लेकिन ये पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसी पर हमने डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वही हम लोग जब करेंगे तो उसमें यही पॉइंट ही है, तो आप उस क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अगर हमें एक वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हम साइन इसका यूज कर लेंगे। क्यों यूज करेंगे वो धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा आगे। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो F=V×B, VB sin थीटा, तो हम इसे लिखेंगे QVB sin थीटा,
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और या फिर हम लिख सकते हैं क्यू वी साइन थीटा और इंटू वी साइन थीटा इंटू बी। ठीक है, तो वी साइन थीटा इसलिए ऐसे अलग किया गया है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि फॉर्मूले में वही आ रहा है। तो हम यहाँ से डायग्राम से अगर देखें तो हमें लग रहा है यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे v के, थीटा साइड कंपोनेंट कॉस, दूसरा कंपोनेंट साइन। तो अगर इस फॉर्मूले में देखें तो सिर्फ साइन कंपोनेंट ही तो आ रहा है। इसका मतलब जो कॉस कंपोनेंट है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो चीजें अभी हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे। तो ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ v इज इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो f इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा होता है। अगर वेलोसिटी जीरो तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जबकि इलेक्ट्रोस्टेट में ये जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल मूव करे, वहां तो बस रखा हो चाहे मूव कर रहा हो, f बराबर क्यू ही होता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है फोर्स। जबकि यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो फिर उस पर किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर Q जीरो हो, मतलब चार्ज ही जीरो है, तो वो चाहे जितनी स्पीड से मूव कर रहा हो, उस पर किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जब Q जीरो है तो Q जीरो करोगे तो भी तो फोर्स जीरो हो जाएगा। दैट इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब अगर हम कहते हैं कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड से तीन पार्टिकल अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, या अल्फा बीटा आप कह दें वहां पर, या फिर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह दें, तो ऐसे अगर आप वहां पर कोई भी पार्टिकल देखते हैं, तो मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन भेजा, प्रोटॉन भेजा और न्यूट्रॉन भेज दिया, ठीक है, तो आप चार्ज के हिसाब से, अगर उस पर चार्ज है तो हम वहां पर कहेंगे कि उसका डिफ्लेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वो एक फोर्स फील करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर हम अल्फा बीटा गामा रेज उसके अंदर भेजें तो कौन सी डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, गामा रेज ने, क्योंकि गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, उसमें फोटॉन्स होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, जबकि अल्फा और बीटा दोनों ही पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, वो किसी तरह का कोई फोर्स फील नहीं करेगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन न्यूट्रल पार्टिकल। नेक्स्ट यहां पर तीसरा पॉइंट देखो कि अगर यहां पर हम कोई भी चार्ज को यहां पर मूव करा रहे हैं, कैसे, पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा क्या है, जीरो, और यहां पर है एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल अगर है, यहां पर बुकलेट में सही लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर एंटी पैरेलल है तो B इधर साइड में है और वेलोसिटी अपोजिट, यानी कि एंगल कितना हो गया, 180, एंटी पैरेलल की कंडीशन। अब आप देखो फार्मूला, आप यहां पर फोर्स रखोगे क्यू वी बी साइन थीटा, अब थीटा की जगह जीरो रखोगे तब भी जीरो आएगा, और थीटा की जगह तब भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, ठीक है, तो उस पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। कोई भी चीज जरूरी नहीं कि जैसे आपसे बताया जा रहा है वैसा ही सीधा सीधा पूछा जाए, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। जैसे उसने कह दिया एक सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग, उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सोलेनॉइड हम लोग पढ़ेंगे, और सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सिस के पैरेलल ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक्सिस के पैरेलल है तो अब अगर इसमें किसी भी तरह का कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज क्यू है, वो चाहे इधर मूव करे और चाहे इधर मूव करे, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो अगर वो सोलेनॉइड की एक्सिस के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वही यहां पर लिख दिया गया है, बिकॉज साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन 180 इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मोशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, तो अगर ऊपर भी जा रहा है तो भी यहां पर एंगल जो स्मॉलर एंगल है वही तो लेते हैं, वेक्टर में ही चीज बताई गई थी, तो ये एंगल 90, और अगर ये नीचे जा रहा तो भी स्मॉलर एंगल क्या है, 90। तो इस कंडीशन में अगर आप फोर्स देखो तो क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा और साइन 90
1 होता है, इसलिए फोर्स हो जाएगा QVB। और यहां पर ये फोर्स क्या है, मैक्सिमम फोर्स होगा। मतलब अगर आपको चार्ज पार्टिकल दे दिया जाए, मतलब Q गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है, उसके वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर जो है वो गिवन है, तो सारी चीजें अगर दी गई हैं, तो चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस समय उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स होगा। मान ले यही पार्टिकल 30 डिग्री पर मूव करने लगे, तो 30 अगर रखते तो साइन 30 1/2, यानी कि टोटल QVB डिवाइडेड बाई 2 एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है 90, तो इसलिए मैक्सिमम फोर्स इस पर एक्ट करेगा QVB। नीचे देखो लिखा गया है, force will be maximum when charge is moving perpendicular to the magnetic field for given q, v and b। एक दिए गए QVB के लिए जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना होगा, QVB के बराबर, ठीक है। तो ये तो यहां पर बेसिक पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं मेन जो है डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब लिखा गया है, तो आपके पास एक रूल तो पहले से है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जो कि हम लोग वेक्टर में लगाकर भूल चुके हैं। तो भूल चुके, वो अभी पता चल जाएगा कितना याद। तो ये रूल हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो ये रूल हमारे पास पहले से है, लेकिन यहां पर हम लोग एक और रूल अप्लाई करेंगे, और वो रूल ही ज्यादा अप्लाई करते हैं, बाय राइट हैंड पाम रूल। देखो बुक्स में और भी तरह के रूल्स लिखे होते हैं, जैसे वहां पर फ्लेमिंग्स रूल होता है, ठीक है, ऐसे वाला। अब उसमें ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही। और दूसरा एक होता है स्क्रू वाला रूल, उसको स्क्रू टाइट करते करते अपना ढीला हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है सारे रूल्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखो अगर सारे रूल्स के तुम चक्कर में पड़ गए तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको एक तो ये याद रखना पड़ेगा कौन सा रूल हमने कहाँ अप्लाई किया, ठीक है, पहले तो याद करो, और फिर उसको कैसे अप्लाई किया, ये भी एक क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको। तो आपके दिमाग में दो चीजें चलेंगी, लेकिन अगर हम एक कांस्टेंट यहाँ पर एक अपने दिमाग में बना लें, एक पॉइंट कि हम सब कहीं एक ही रूल अप्लाई करेंगे, बस राइट हैंड पाम रूल से ही सारे काम हो जाने, तो हम फिर वो स्क्रू या फ्लेमिंग्स रूल पर नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट इसी रूल पर रहेंगे, जस्ट राइट हैंड पाम रूल पर। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि पूरे मैग्नेटिज्म में सिर्फ यही एक रूल लगना है, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल को हमें सीखना है कि कैसे उसे अप्लाई करना है। तो ये राइट हैंड पाम रूल कैसे अप्लाई करना है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और हम लोग समझ लें राइट हैंड पाम रूल के बारे में, कि आपको ये रूल चूंकि सब कहीं अप्लाई करना है। अच्छा हाँ, कुछ जगह पर एक रूल और हम लोग सीखेंगे, वो थोड़ा सा कुछ जगह पर वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है, लेकिन मेन हमारा यही रहेगा, इससे सारी डायरेक्शंस निकलेंगे। एक मतलब अलग से एक रूल हम लोग बना लेते हैं, वो कर्लिंग फिंगर्स का रहता है, कि फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, तो कई जगह पर वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो कुछ जगह पर वो एक रूल रहेगा, बाकी मेन हमारा जो रूल है वो सब कहीं क्या लगेगा, राइट हैंड पाम रूल। तो इसका मतलब ये राइट हैंड पाम रूल सब कहीं लगना है, तो फिर ये चारों टॉपिक में एक ही रूल लग रहा है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि इस रूल में क्या क्या चीजें हैं और कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक। तो जो यहां पर थंब है, ठीक है, चारों टॉपिक के लिए वो चीज फिक्स है। या तो हमारे पास जैसे पहला टॉपिक क्या था, मूविंग चार्ज का, दूसरा था करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो मूविंग चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए वही चीजें अपोजिट हो जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव की बात की जाती है। तो पहला पॉइंट क्या था, मूविंग चार्ज का, दूसरा था करंट कैरिंग कंडक्टर का, तीसरा फिर करंट कैरिंग कंडक्टर बायो-सेवर्ट लॉ, और चौथा था फिर से मूविंग चार्ज का। तो इसका मतलब या तो मूविंग चार्ज है और या हमारे पास क्या है, करंट। इसका मतलब जो थंब है वो हमेशा इन्हीं दोनों में से जो भी क्वांटिटी वहां पर है उसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वो भी प्लस की, और या फिर करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो चारों टॉपिक में पाम रूल लगाना ये कॉमन पॉइंट हो गया, और चारों टॉपिक में चाहे वो चार्ज हो या करंट, थंब उसी चीज को रिप्रेजेंट कर देगा जो होगा, तो ये भी एक फिक्स हो गया। अब बचता है पाम का परपेंडिकुलर। तो जो पाम का परपेंडिकुलर है वो हमेशा अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। अब ये अननोन क्वांटिटी पाम का परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे दिखाया गया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना। तो पाम का परपेंडिकुलर हमेशा अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो अननोन क्वांटिटी हमारे पास है क्या, आते हैं टॉपिक में। यहां पर अननोन क्वांटिटी अगर आप देखें तो आप फोकस कर रहे हैं किस पर, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज।
तो यहां पर अननोन क्या हो गया, फोर्स हो गया अननोन। ठीक है, अननोन का मतलब, फोर्स का मतलब है कि जस्ट यहां पर आपको बता दिया गया कि जैसे हम मेन जब चार्ज मूव करता है तो उस पर क्या एक्ट करता है, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, उसी का फॉर्मूला आपको दिया गया। लेकिन अननोन का मतलब ये नहीं है कि हम फोर्स ही अननोन करेंगे। पता लगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, अब उसने वेलोसिटी पूछ दिया आपसे, फोर्स दे दिया, तुम कहते हैं आपने तो बताया था अननोन फोर्स है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे मान लिया हमने किरचॉफ लॉ आपको पढ़ाया, बार बार कह रहे थे कॉर्नर से स्टार्ट करना, कॉर्नर से। मान लिया उसने सर्किट बना दिया गोल, उसी में सारे लगा दिए, तुम तो छोड़ के चले आए। हमने क्या हुआ, कहा सर कॉर्नर ही नहीं था। तो ये थोड़े बात होती, वो तो बताया गया था कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, क्यों कि पूरा आपको एलिमेंट वहां पर कवर करते हुए चलना है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो भी अननोन है, मतलब हमारे टॉपिक में जो हमें बताया गया वो क्या था, फोर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया, अगेन क्या, फोर्स बताओ क्या होगा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इसके ऊपर रख दें। तो न्यूमेरिकली कुछ भी अननोन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हमारे पास इसमें फोर्स का फॉर्मूला दिया गया, इसमें फोर्स का फॉर्मूला दिया गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब पहले दो टॉपिक में हमारा अननोन क्या हो गया, फोर्स, और तीसरे चौथे टॉपिक में, मतलब लास्ट के जो हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, तो अगर हम पहले दूसरे टॉपिक में हैं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम पहले या दूसरे टॉपिक में हैं तो ये पाम का परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, और अगर हम तीसरे चौथे टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऐसे करके जब आप याद रखेंगे तब पूरा ढंग से आपको याद भी रहेगा और अप्लाई भी कर पाएंगे। क्योंकि रूल अप्लाई करने का मतलब है कि पहले आपको ये पता करना है कि हम रूल अप्लाई किसके लिए करने जा रहे हैं, कहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे दिमाग पे रहेगा, अगर हम पहले टॉपिक में यानी कि हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो अननोन क्वांटिटी हमारी फोर्स, यानी कि पहले दूसरे टॉपिक में ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरे चौथे टॉपिक में ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बचती है फिंगर्स। तो पहले दूसरे टॉपिक में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग से रखी गई है ना, ठीक है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऐसे उसको याद रख सकते हैं कि पहले दूसरे टॉपिक में ये फिंगर्स उसी तरह से हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहां पर देखो अब पूरा ये तो फिक्स हो गया, या तो ये प्लस क्यू की वेलोसिटी को या करंट को। ये अननोन क्वांटिटी, तो अगर पहले दूसरे टॉपिक में है तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को। अब तीसरे चौथे टॉपिक में क्या होगा, उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्स तो वहां है नहीं। ठीक है, तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, ये भी तो क्वेश्चन हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना कहां है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना, उसको इंडिकेट कैसे करें कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यानी कि जो फिंगर्स हैं उसी से हम इंडिकेट करते हैं ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगी ये फिंगर्स, किसमें, तीसरे और चौथे टॉपिक में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ही रहेंगी, पहले दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगी, और तीसरे चौथे में मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और पाम का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से सारी चीजों को आप एक साथ करके याद करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अलग अलग आप चीजों को अगर पढ़ेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, पूरे को एक साथ एनालाइज नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करना है टॉपिक सारे, कि कितने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फिर उसमें जो रूल अप्लाई करना है वो रूल किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले दूसरे में एक जैसा और तीसरे चौथे में एक जैसा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, तो जब आपके सामने वो चीज आएगी तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए पहले कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, फर्स्ट से सेकंड से, या कभी कभी कंबाइंड करके दे देते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, वो भी हम लोग लास्ट में ये जो चारों टॉपिक पढ़ लेंगे तो एक चीज हम लोग और देखेंगे, ठीक है, जिसमें दोनों मतलब दो टॉपिक कंबाइंड हो जाते हैं। तो आप वहां पर दोनों रूल अप्लाई करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके हिसाब से, फोर्स निकाल रहे हैं तो उसके हिसाब से। तो कुल मिला के आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके हिसाब से आपको ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो इजी है, बस ये शुरुआत में थोड़ा सा यही पॉइंट जैसे आपको बताया गया वैसे ही आप अपने दिमाग में सारी चीजें कंपेयर करके याद करेंगे, तो आपके दिमाग में कभी कोई कंफ्यूजन जनरेट नहीं होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल को तो समझ ही चुके हैं, वही यहाँ पर दिखा दिया गया। चूंकि हम पहले टॉपिक में हैं तो यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल थंब रिप्रेजेंट करेगा प्लस क्यू को, और जो पाम का परपेंडिकुलर है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को। हम लोग एक चीज ये पहले से वेक्टर से जानते हैं कि अगर हम डॉट या क्रॉस दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्रॉस मतलब इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड डॉट का मतलब आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है। ठीक है, अब हम लोग इस रूल को थोड़ा सा अप्लाई करके यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। द फोर्स F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड V, सो F डॉट V इज इक्वल टू 0, F डॉट V 0। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया गया था ना, जैसे एक जगह पर हमने टॉर्क पढ़ाया था तब भी ये चीज बताई थी कि टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो टाउ और R और टाउ और जो F है वो सब परपेंडिकुलर रहेंगे, तो टाउ डॉट R और टाउ डॉट F दोनों का क्या आता है, 0 आता है ना। तो वैसे यहां पर है कि ये जो F वेक्टर है, हमें पता ना V क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, सब पढ़ाया गया था ना क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब F और V भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, और जो F और B है ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब F डॉट V 0, F डॉट B भी 0 रहेगा। अगर यहां पर प्लस या माइनस है, जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा कि अगर प्लस या माइनस आएगा तब आप क्या करेंगे, तो आपको हमने अभी बताया था कि यहां पर चूंकि ये वेक्टर के फॉर्म में अगर आप यूज करेंगे तो आप सोचो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो हम लोग ये मानते हैं ना कि जिधर प्लस जा रहा है, माइनस अगर मानेंगे तो उसके अपोजिट, जैसे करंट में मूव तो माइनस करता है लेकिन हम मानते क्या है प्लस, तो माइनस के अपोजिट ही तो प्लस दिखाते हैं जिस डायरेक्शन में हम करंट दिखाते हैं। तो वही यहां पर है कि अगर आप Q पॉजिटिव यहां पर ले रहे हैं तो F की डायरेक्शन और V क्रॉस B की डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि उसी के लिए डायरेक्शन बताई ही गई है। लेकिन अगर यहीं पर आप Q को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेने का मतलब F की डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट आ जाएगी। तो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, जैसे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में तो माइनस लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर अगर ये प्लस है तो इसको प्लस में रख दो, माइनस है तो माइनस में रख दो। तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये जो माइनस लग गया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि V क्रॉस B और F दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्वेश्चन में दे रखी है, तो वहीं पर हम लोग अप्लाई करके देख लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। If Q is negative, then direction of F is equal to direction opposite to V cross B। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जैसे नीचे थोड़ी सी जगह है तो वहां पर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम लोग ये राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो जैसे डॉट में या क्रॉस में कैसे भी दिखाई जाती हैं कि मतलब यहाँ पर क्रॉस में दिखा दिया मतलब इनवर्ड है, डॉट में दिखा दिया तो आउटवर्ड है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी दिखा दो। तो ज्यादातर जगह पर आपने देखा क्रॉस में दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रॉस में ही दिखाना है, डॉट में नहीं दिखाना है, ठीक है। क्रॉस में बस देखने में अच्छा लगता है इसलिए दिखाया जाता है, उसका यही लॉजिक ही, और कुछ नहीं, ठीक है। डॉट में यहाँ पर दिखाओ तो क्या अंतर आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर आता है, बस फार्मूले सब वही रहते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी दिखा रहे हैं तो क्रॉस में ही दिखा रहे हैं ज्यादातर जगह पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल हमने ले लिया और वो पार्टिकल यहाँ पर है, मान लिया प्लस क्यू चार्ज है और वो इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया और ये है माइनस क्यू, और यहाँ पर ये भी ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब हमको ये अप्लाई करना है, यहाँ पर देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जैसे आपको राइट हैंड पाम रूल में क्या बताया गया कि फिंगर्स रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रहेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पाम का परपेंडिकुलर देगा हमें फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है, ठीक है, इस तरीके से, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ऐसे यहाँ पर हो गए। तो पाम का परपेंडिकुलर इधर जाएगा ना, ठीक है, लेफ्ट साइड में,
तो पाम का परपेंडिकुलर इधर जाएगा, इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में यहां पर एक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे यहां पर रहेगा। क्लियर हुआ ना? तो देखो तुम लोग जो ये कई लोग ऐसे करने लगते हैं ना, ये बोर्ड की तरफ, तुम्हारी कॉपी नीचे है, ठीक है, तुम अपना हाथ नीचे रखो और उस पर अप्लाई करके देखो, पहले डायग्राम बनाओ। कुछ लोग तो बिना डायग्राम बनाए अप्लाई कर रहे हैं। डायग्राम बनाएंगे पहले,